तो देखो आवाज जा रहा है ना, उसका आवाज सुनाई पड़ रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है ओके। देखो ठीक है। अब नया चौक है, थोड़ा सा लगेगा शायद वीडियो ऑन नहीं करेगी भाई। जैसे देखो 12th क्लास है और इसमें जो पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, जो पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, तो जो फर्स्ट आपका चैप्टर है या आपके एनसीईआरटी के अनुसार पहला और दूसरा चैप्टर होगा, उसको हम लोग कलेक्टिवली इलेक्ट्रोस्टैट कहेंगे। ठीक है, उसको कलेक्टिवली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट कहेंगे। तो इसमें आपका एनसीईआरटी का 2 चैप्टर कंप्लीट होगा और हमको कंप्लीट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। टाइम का मतलब है मिनिमम 1.5 मंथ लगेगा मिनिमम। थोड़ा सा अगर आप मेहनत ढंग से करेंगे तो मतलब तब 1.5 मंथ में होगा, अदरवाइज 2 मंथ भी लगता है। जबकि ऑफलाइन क्लास की बात बोल रहे हैं, ऑनलाइन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जो भी है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ना है हम उसकी चर्चा करेंगे भी जस्ट कुछ देर में। उसके बाद जो है आपका यहाँ एनसीईआरटी का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद एनसीईआरटी के अनुसार जो थर्ड चैप्टर होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होगा। उसके बाद हम जो पढ़ाएंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हम जाएंगे अल्टरनेटिंग करंट में। तो एनसीईआरटी के अनुसार बीच में एक चैप्टर आता है मैग्नेट, उसको हम लास्ट में करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग लास्ट में करते हैं मैग्नेट चैप्टर को। तो देखो ये इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, ये पूरा का पूरा जो है एकदम एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, क्या कैसे हम थोड़ा सा धीरे धीरे करके समझेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया चैप्टर आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और अल्टरनेटिंग करंट। जिनका ये चैप्टर अच्छा नहीं होगा उनका ये अच्छा नहीं होगा, जिनका ये अच्छा नहीं होगा उनको ये कुछ नहीं समझ में आएगा, जिनका ये कुछ नहीं समझ में आएगा उनको इसी में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो ये इंटायरली लिंक्ड चैप्टर है, खास करके ये 3 चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। मैग्नेट जो चैप्टर है एक थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है, आपके बोर्ड के सिलेबस के अनुसार 3-4 मार्क्स का आता है, कॉम्पिटिशन में भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी डालता है इस टाइप का, तो हम लोग देखेंगे। तो ये जो है आपका है एनसीईआरटी का है, जो एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक है उसका 3rd चैप्टर है, 4th चैप्टर है, 5th चैप्टर है, 6th चैप्टर है, 7th चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक का जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पहला बुक का लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कम से कम हम 75% जो है वो इस सब में कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा और हम प्रूफ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपका सबसे लास्ट टॉपिक होगा जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें आपका बताया है कि भाई माइक्रोवेव का यूज हम लोग रडार में करते हैं, इंफ्रारेड का यूज हम लोग मसल थेरेपी में करते हैं। इस टाइप का कुछ एप्लीकेशन है, प्योर थ्योरेटिकल है, वो हमारे टाइम पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज हम फर्स्ट क्लास में बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टार्टिंग का 1-2 पेज छोड़ करके लास्ट का 1-2 पेज जो है 3-4 पेज का चैप्टर है, ज्यादा है नहीं, वो जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे आप रट्टा मार लेना। ठीक है, क्योंकि अब इसमें कुछ बताने की चीज नहीं होगी, मतलब बताने का तो ये पूरा चैप्टर समझने के बाद ये चैप्टर सबसे ज्यादा आसान लगेगा आपको, और उसके बाद जो बचेगा वेव ऑप्टिक्स में हम काफी डिटेल में करते हैं, उसमें इंक्लूड हो जाता है सारा सिलेबस। लेकिन जो एप्लीकेशन का स्पेशल दिया है कि माइक्रोवेव का, जैसे अगर हम लोग एग्रीकल्चर में एक पार्टिकुलर वेव का यूज होता है, वो कौन सा वेव है, बार बार पूछा बोर्ड के एग्जाम में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन या कॉम्पिटिशन में बार बार पूछा है। रडार में कौन सा यूज करते हैं,
मसल थेरेपी के लिए कौन सा यूज करते हैं, किस वेव का कितना वेवलेंथ है, किस वेव का कितना फ्रीक्वेंसी है, ये चीज आपको याद करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि फर्स्ट बुक का 1 से 1.5 पेज है, 1 या 2 पेज होगा ये हमारी टाइम की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर टाइम की अवेलेबिलिटी होती है तो हम बहुत अच्छे ढंग से कर देते हैं, अदरवाइज हम कहते हैं कि भाई इसको रट्टा मारो सिंपली। हम फर्स्ट क्लास में बोल रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे ज्यादा हो जाती है कि इसको 1-2 पेज को कैसे याद करना है, जो भी है। तो हमने क्या कहा कि पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट है, सेकेंड टॉपिक में सारे के सारे चीज होंगे। उसके बाद जो सेकेंड बुक का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें आपको रे ऑप्टिक्स है, और जो सेकेंड चैप्टर है वो आपका वेव ऑप्टिक्स है। तो रे और वेव, इसको हम लोग कलेक्टिवली जो है ऑप्टिक्स करके पढ़ाते हैं। ठीक है, हालांकि हम टॉपिक अलग देते जाएंगे। रे ऑप्टिक्स में क्लास 10th में जो भी रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, वही सब चीज है। आपका लेंस फार्मूला है, यहाँ पे एक लेंस मेकर फार्मूला आपको बड़ा सा मिलेगा, पूरा अच्छा डेरिवेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना होगा, जिसमें आपको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप इस टाइप का होगा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इस टाइप का होगा। तो रे ऑप्टिक्स भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और वेव ऑप्टिक्स भी। वेव ऑप्टिक्स आपके लिए एकदम नया होगा, जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और हम लोग पोलराइजेशन पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से पोलराइजेशन का टॉपिक जो है वो आपका मतलब मेरे ख्याल से 99% हटा दिया आपके सिलेबस से। तो जो भी है वो जैसा सिलेबस देखिएगा उस हिसाब से बोलिएगा, उस हिसाब से हम टॉपिक कवर करेंगे। तो थर्ड जो है आपका वो ऑप्टिक्स है, जिसको कलेक्टिवली आपका एनसीईआरटी का 2 चैप्टर कंप्लीट होगा, जिसको रे और वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोर्थ में जो है इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्पेशल करेंगे टॉपिक का स्टार्ट। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग इसमें आपके कुछ चैप्टर हैं, उसमें सबसे पहले जैसे एटम वगैरह का चैप्टर है। उस एटम में अगर आपका केमिस्ट्री थोड़ा सा भी ठीक ठाक पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th में, तो थोड़ा सा उसमें आपको हेल्प जरूर मिलेगा। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, आइंस्टाइन के इक्वेशन होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद बोर्ड मॉडल जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो हम लोग सबसे पहले टॉपिक पे जाएंगे, उसमें हमने बोला कि भाई एटम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि भाई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी एटम का रेडियस क्या होता है। तो आपने एनर्जी जो है आपका आपने पढ़ा होगा कि nth लेवल में एनर्जी जो है -13.6 अपॉन n स्क्वायर करके होता है। ठीक है, इनटू अब जेड का क्या फंक्शन कैसे है पता नहीं, याद है आप लोग को नहीं है, तो जो भी है कम से कम इतना तो जरूर आप फॉर्मूला पढ़े हैं। तो ये तमाम का जो है क्लास 12th में फिजिक्स में डेरिवेशन होगा। ठीक है, कि रेडियस ऑफ किसी भी एटम का रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होगी किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिट में क्या होगा। तो इस सब का आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब का तो बोर्ड मॉडल से लेकर करके आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन का उसको लेकर करके, और आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन से लेकर करके, फिर चूंकि एटम आप पढ़े होंगे, फिर आपके लिए एकदम न्यू चैप्टर होगा मॉडर्न फिजिक्स में, जो होगा न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस में हम लोग रेडियो एक्टिव फिनोमेना पढ़ेंगे। इस न्यूक्लियस में क्या पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव फिनोमेना। ठीक है, जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे, चूंकि अभी देखे थे म्यांमार में अर्थक्वेक बहुत रिएक्टर स्केल पे हाई लेवल पे था, 7.8 7.9 या 7.7 कुछ इस टाइप का था। तो कोई अमेरिका का जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का था, उनका ये कहना था कि जितना 360 एटॉमिक बम अगर हम लोग जैसे नागासाकी हिरोशिमा पे अमेरिका ने
जापान के शहर पे गिराया था एटॉमिक बम। तो उस एक एटॉमिक बम से हम लोग जानते हैं कि भाई लाखों लोग एक एटॉमिक बम से मरा था उस समय में, और वो 1946 का मेरे ख्याल से ईयर था जो एटॉमिक बम का बमबार्ड किया था अमेरिका ने। अब तो काफी हैवी एटॉमिक बम बन चुका है। तो अभी जो अर्थक्वेक में जो बोल रहा था कि भाई एक एटॉमिक बम से जितना कैजुअलिटी होता है या जितना एनर्जी रिलीज होता है, तो जो अर्थक्वेक आया था 7.7 रिएक्टर स्केल पे, तो बस उतना ही था कि अगर एक साथ हम 360 एटॉमिक बम को अगर गिराते तो जितना एनर्जी रिलीज होता है उतना ही अर्थक्वेक से आया है। तो इससे सोच सकते हो कि अर्थक्वेक जो एक वेव का फंक्शन है, अर्थक्वेक वो वेव जो है उसमें कितना एनर्जी हो सकता है एक अर्थक्वेक में, जो भी है। बट हमारा यहाँ पे मतलब था न्यूक्लियस से। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि न्यूक्लियर में जो है, न्यूक्लियस में हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे। जैसे हमने कहा कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जो कि दिल्ली नोएडा जो रहते हैं उनको मालूम है कि भाई अलीगढ़ के पास में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो दिल्ली नोएडा वाले को, अब दिल्ली वाले को पता नहीं कहाँ से आती है, नोएडा वाले को तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है अलीगढ़ से होती है, और वहां पे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो एक्चुअल में एक आइंस्टाइन का इक्वेशन होगा जिसको हम लोग E=mc² होगा। इसी बेसिस पे हम लोग बहुत सारा चीज इस चैप्टर में देखेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है यूरेनियम का थोड़ा सा अमाउंट जो है उससे हम ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो कैसे क्या जनरेशन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअल में फ्यूजन और फ्यूजन क्या प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर का टूटना या न्यूक्लियस का जुटना कैसे आपका ब्रेक डाउन होता है, और कैसे जो है लाइटर न्यूक्लियाई, छोटा छोटा न्यूक्लियस कैसे जो है कंबाइन होकर के लार्ज न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। तो ये तमाम चीज हम लोग देखेंगे इसमें। रेडियो एक्टिविटी चैप्टर काफी खूबसूरत चैप्टर है ना, प्योरली एकदम न्यू चैप्टर होगा, काफी खूबसूरत होगा। फिर मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जैसे सारे लोग जो हैं या तो लैपटॉप हैं सबके हाथ में, या तो आपके हाथ में मोबाइल है, ठीक है, या तो आप कह सकते हो कि अगर हम कहें कि आज के सिनेरियो में अगर हम लोग हटा दें, क्या चीज हटा दें, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हटा दें, तो लगेगा कि भाई फिर हम लोग पत्थर के युग में, पूर्व पाषाण काल या जो भी कहा जाता है वहां पे पहुंच जाएंगे। तो जो आपका लास्ट चैप्टर होगा मॉडर्न फिजिक्स का, उसका नाम है सेमीकंडक्टर। अभी सब लोग जो है चार्जर का यूज करते हैं, ठीक है, और आप लोग कभी नहीं सोचे होंगे कि चार्जर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है इसकी देखो सबसे बड़ा खूबसूरत क्या है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर जो जाना चाहेंगे या जो इंजीनियर लोग हैं, तो उसमें ब्रॉडली जो है इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दो पार्ट में है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होता है और एक इलेक्ट्रिकल वाला होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग एसी चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि आपके घर में जो है वो 220 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है एसी का। तो जितने भी डिवाइसेस हैं बउआ आपके घर में देख रहे हो, सब में चाहे वो एसी आप चला रहे हो, चाहे आप फ्रिज चला रहे हो या कूलर चला रहे हो या टीवी चला रहे हो, सब कुछ, क्योंकि सब कुछ एसी पे चल रहा है, क्योंकि आपके घर में एसी आ रहा है। आपके दिमाग में होगा कि डीसी भी होता है क्या, हाँ, तो शादी विवाह में जो जनरेटर होता है वो एक्चुअल में डीसी सोर्स होता है ना। हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे आगे इस पे। आज के डेट में कुछ कुछ जनरेटर वो भी एसी बनने लगा है, जो भी है। बट हमने सेमीकंडक्टर का एक छोटा एग्जांपल हम दे रहे थे सिंपली। एक तो ये देखो कि जितना भी आपके हाथ में है, जो भी आपका सिम कार्ड से लेकर करके आपका मोबाइल का स्क्रीन से लेकर करके या इसके अंदर जितने भी आपके चीजें हैं, उस सब कुछ जो है आपका सेमीकंडक्टर है, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स कर सकते हैं। और हम ये कह रहे थे कि जो आपका चार्जर है, आप लोग को एक टॉपिक पढ़ना है इसमें सेमीकंडक्टर में, रेक्टिफायर, ठीक है। तो रेक्टिफायर में आप लोग देखेंगे, आप लोग रेक्टिफायर में आप देखेंगे कि जो रेक्टिफायर है जिसको आप एडाप्टर वगैरह भी कहते हो इस टाइप का, वो क्या करता है कि एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है इसमें हम लोग मैक्सिमम 12 वोल्ट तक ही काम करते हैं, मैक्सिमम 12 वोल्ट। और आपके घर में कितना आ रहा है, आपके घर में 220 वोल्ट का सप्लाई है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग रेक्टिफायर डिवाइस कहते हैं। जो आपका एडाप्टर है, जो चार्जर है मोबाइल का, लैपटॉप का, दिस एंड दैट,
सब में यही चीज काम हो रहा है। ठीक है, हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं चीजों को, बट हम लोग उस बेसिस पे इसे थिंक नहीं करते हैं। ठीक है, कि आखिर चार्जर की जरूरत क्यों है, वो चार्ज तो कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है। ठीक है, तो जो भी है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम लोग देखेंगे एक्चुअल में, चूंकि सिलिकॉन जो है और जर्मेनियम एक मटेरियल का नाम है, एक एलिमेंट है। आप पीरियोडिक टेबल अगर आप जो भी पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, नहीं तो आप मालूम अच्छे से कर लीजिएगा कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और वो किस ग्रुप में पढ़ता है, किस पीरियड में पढ़ता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कैसे है, ये आपको मालूम होना चाहिए जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इतना जो पूरा चैप्टर है वो आपका, वो पूरा फिजिक्स का चैप्टर होगा। ठीक है, अगर आप मोटा-मोटी तौर पे कहोगे, मोटा-मोटी तौर पे जिसको कहा जाए कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि जो आपका क्लास 12th का जो फर्स्ट बुक है, क्लास 12th का जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में एक्चुअल में पढ़ना क्या है, एक्चुअल में। तो देखो, चूंकि फर्स्ट क्लास है हुआ, इसलिए हम थोड़ा सा बस ब्रीफली कर सकते हैं कि आपको इसी के अकॉर्डिंग दिमाग में सोचना होगा। हमको पढ़ना क्या है, आर के बारे में। आर मतलब रजिस्टर के बारे में। ठीक है, क्लास 10th में, क्लास 8 में आप थोड़ा मोड़ा जानते होंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। क्लास 10th में ओम्स लॉ वगैरह पढ़ना था, तो आप थोड़ा सा जानते हैं चीजों को। एक नया एलिमेंट होगा एल, इंडक्टर, जिसको क्या कहते हैं, इंडक्टर। एल, इंडक्टर। जो कॉइल वगैरह आप देखते हो, जैसे हीटर वाला जो कॉइल है, उसी टाइप का वो इंडक्टर होता है। और एक आपका क्या है, कैपेसिटर। तो फर्स्ट बुक में बउआ एकदम हम फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, लास्ट क्लास जब जाएंगे अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ दो, लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर आपका बुक का। तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी जो है बउआ, वो इसी तीनों एलिमेंट के बारे में पढ़ाया आपको। पूरा का पूरा आपका होल स्टडी जो है इसी के इर्द गिर्द है। और पूरा का पूरा जो सर्किट आप देखेंगे, किसी भी तरह का सर्किट जो है, तमाम सर्किट जो है इसी चीज पे बेस्ड है। हायर लेवल पे भी आप अगर जाओगे तो आपको स्टडी इसी चीजों का करना, आर एल एंड सी का। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। इसका मतलब हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। अब ये एलिमेंट आप एटॉमिक ये वाला मत सोचिएगा पीरियोडिक टेबल वाला एलिमेंट। ठीक है, हम लोग इसको भी एलिमेंट टाइप का ही बोलते हैं, कि हमको 3 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। एक रजिस्टर के बारे में, एक इंडक्टर के बारे में, एक कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। अब क्या है कि जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैट है, उसमें पूरी की पूरी जो है आपको अगर पूरे इलेक्ट्रोस्टैट को 2 पार्ट में बांटते हैं आपके एनसीईआरटी के अनुसार, जैसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तो पूरा सेकंड चैप्टर जो है आपका वो कैपेसिटर पे डिवोटेड है कंप्लीटली। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का एक्चुअल काम क्या है। अगर एक लाइन में कहा जाए, आप पंखे में देखते होंगे लगा हुआ कंडेंसर जिसको बोलते हैं, है ना, पंखा कभी स्लो हो जाता होगा काफी ज्यादा, तो आप कंडेंसर बदल देते होंगे। कोई लोग को हम देखते हैं कि भाई वो 2-2 कंडेंसर लगा देता है और उसका पंखा जो है बहुत ज्यादा स्पीड से घूमने लगता है, जो भी है। ठीक है, तो जो कंडेंसर है, जो सिलिंड्रिकल शेप का आपको दिखता है, वो कंडेंसर जो है वो एक्चुअल में कैपेसिटर ही है। ठीक है, जब हम टॉपिक पाएंगे तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, कहने का क्या मतलब है कि एक चीज तो ये क्लियर हो गया, होना चाहिए आपको, आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए हर पल, कि देखो पहला बुक जो है वो हमारा फुल्ली स्टडी जो है रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि रेजिस्टर के बारे में, इंडक्टेंस, यानी कि इंडक्टेंस किस में पाया जाता है, तो इंडक्टर में पाया जाता है, और कैपेसिटेंस यानी कि कहाँ पाया जाता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर में। तो हमको इसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, ये तीनों के बारे में। अब देखो, तीनों के बारे में बेसिकली है क्या चीज है। देखो, चूंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं तमाम चीजों को, क्या इसका डेली लाइफ में यूज है, क्या ये टेक्निकल लेवल पे इसका एप्लीकेशन है। तो ये कहो कि पूरा का पूरा बउआ जो भी आप देख रहे हो, पूरा सर्किट, कुछ भी चीजें आप देख रहे हो जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, या तो हाई लेवल की इलेक्ट्रिसिटी या लो लेवल की इलेक्ट्रिसिटी, हर कुछ में यही चीजें हैं। जितने भी तमाम चीज आप देख रहे हो सब कुछ में यही चीज है, RLNC।
ठीक है, चाहे आप बड़ा-बड़ा ट्रांसफार्मर की बात करो, चाहे आप ट्रांसमिशन लाइन की बात करो, ट्रांसमिशन लाइन का मतलब हुआ कि जो देखते हैं पोल से इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है, उसकी बात करो। चाहे जैसे मैंने कंडेंसर का बात किया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अगर देखो बेसिक लेवल पे, अगर सिंपल लेवल पे एकदम बोला जाए आपको, ठीक है, कि एक्चुअल में है ये क्या चीज, एक्चुअल में क्या चीज है। तो जैसे मैंने कहा कि आपके फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। हो सकता है कि हम जितना बात बोल रहे होंगे उसमें आपका 40-50% दिमाग में चीजें आ रहा होगा, दिमाग से बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। सुन लो सिंपली, ठीक है, एक स्टोरी के रूप में बता रहे हैं फर्स्ट क्लास में, ये सिंपली आपको सुन लेना चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअल पढ़ना क्या है। तो जैसे हम फर्स्ट बुक पे कर रहे हैं, सेकंड बुक में हम रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स या हम मॉडर्न फिजिक्स की अब चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट बुक पे हैं, क्योंकि पूरा बुक जो है पहला हमको इसी पे डिवोटेड होना है। तो हमने कहा कि देखो फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे है। फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो किस चीज पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे है। इसमें क्या कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जिसमें आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एम का मतलब क्या है, जिसमें आपका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेव होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है आपका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक आपका प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन होता है, ई फील्ड, एच फील्ड या बी फील्ड, जो भी कहोगे। एच और बी में क्या रिलेशन है हम लोग देखेंगे आगे में। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी हो गया आपका, जिधर वेव ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बना है। तो इलेक्ट्रिक क्या है, जैसे हम पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे, जो एकदम स्टार्ट करेंगे, तो इसी चार्ज से और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब कुछ एनर्जी है। अगर पूरी दुनिया में अगर आप नजर दौड़ाओगे अभी एज ए स्मार्ट पर्सन के रूप में, अगर पूरे दुनिया पे अगर नजर दौड़ाओगे, तो आप देखोगे पूरा दुनिया में जितने भी लोग, मतलब लोग नहीं कहो, कंट्री एक दूसरे पे हुआ, अगर वो फाइटिंग मोड में है, तो सबका हुआ एक ही रूट कॉज है, एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का। चाहे वो पेट्रोलियम की बात हो, चाहे वो यूरेनियम की बात हो, चाहे वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात हो, ठीक है। तो यही इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है सबसे वाइटल रोल जो है प्ले करती है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, किसी भी कंट्री या किसी भी वर्ल्ड लेवल पे अगर ग्लोबली बात किया जाए, तो ओवरऑल आपका सिस्टम के डेवलपमेंट में एनर्जी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, सबसे बड़ा रोल है। अब देखो इसका मतलब हम कहाँ आए, जो आपको आंखों से दिखता है कि नहीं, ठीक है, आप सनलाइट में खड़ा होते हैं, अगर ठंडा का दिन है तो आपको बहुत मजा आता है, गर्मी का दिन है तो आपको गर्मी लगती है, क्यों, क्योंकि जो सन का लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एनर्जी को रखे हुए है, मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक एनर्जी को रखे है। तो जो हमारा पहला बुक जो है वो फुल्ली डिवोटेड है हमारा 3 एलिमेंट पे, जिसको मैंने कहा कि जो पूरा इलेक्ट्रोस्टेट में हमने कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, पूरा इलेक्ट्रोस्टेट टॉपिक का आधा लास्ट टॉपिक जो होगा वो कैपेसिटर के बारे में होगा। कैपेसिटर एक ऐसा एलिमेंट है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। सिंपली आपको सुनना है, कैपेसिटर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरा क्या है आपका, इंडक्टर है। इंडक्टर क्या करता है, जो मैग्नेटिक एनर्जी है, इस मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। मैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है, ये स्टोर करता है, कौन, इंडक्टर। और रेजिस्टर क्या करता है, तो रेजिस्टर आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, ठीक है, कि बल्ब का फिलामेंट जो है वो हीटअप होता है और लाइट ग्लो करती है। तो रेजिस्टर जो है किसी एनर्जी को स्टोर नहीं करता है बउआ, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर करके बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है
उसका कोई एनर्जी स्टोरिंग नहीं है कैपेबिलिटी, और कोई ऐसा सर्किट एलिमेंट नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ना पाया जाए। हर एक सर्किट एलिमेंट में रेजिस्टेंस पाया जाता है। ठीक है, तो मोटा-मोटी तौर पे आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि रेजिस्टेंस है, यानी कि रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। इसी तीनों एलिमेंट के बारे में हमको फर्स्ट बुक में पूरा का पूरा पढ़ना है। और जैसे देखो हम क्या कहें कि कैपेसिटर कंप्लीटली आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया जाएगा और उसके बाद आपको कहीं चर्चा नहीं मिलेगा। फिर जाकर करके जब पहला बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर जब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हुआ कैपेसिटर फिर से काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में यानी जो इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर पढ़ाया जाएगा, वो दोबारा यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ सिंपल ये पढ़ाया जाएगा कि हम कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग करंट के साथ लगाएँगे, तो इसका बिहेवियर क्या होता है। ठीक है? और बिहेवियर इन सेंस अगर आप थोड़ा-सा ये समझो कि जैसे मैंने कहा कि R है, L है और C है। एक सिंपल छोटा-सा एग्जांपल है, क्योंकि सब लोग टेलीविज़न टीवी पे देखते ही होंगे कुछ ना कुछ, ये डेफ़िनिट बात है। सब लोग रिमोट जो है दबाते होंगे, ये डेफ़िनिट बात है। बट कभी सोचे हैं कि भाई रिमोट अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है भाई? कभी आप आज तक पे चले जाते हो, कभी जी न्यूज़ पे चले जाते हो, कभी किसी और दूसरे चैनल पे चले जाते हो। कभी सोचे हो कि आखिर है क्या? उसमें है क्या? जो आप रिमोट को प्रेस कर रहे हो, एक्चुअल में क्या कर रहे हो? उसमें चेंज क्या हो रहा है? तो एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल बताएँगे हम एसी करंट में इसी को ट्यूनिंग करके बताएँगे कि इसको ट्यूनिंग कहा जाता है, ठीक है? क्लास 12th का और कॉम्पिटिशन का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये कहा जाता है ना? और क्लास 12th में जो एक सबसे अच्छा डेरिवेशन जिसको हम मानते हैं, मेरा अपना मानना है कि जिसमें 99% बच्चे अटकते हैं, वो इसी डेरिवेशन को करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको क्वालिटी फैक्टर करके एक मिलता है, देखेंगे वहाँ पे। जो यहाँ पे हम ये छोटा-सा चीज़ समझ रहे थे कि देखो, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। हम रिमोट का है, रिमोट का एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज बैठ के आप सोचिएगा कि सही बात है, टेलीविज़न चलाने में तो हमको विदिन मतलब कोई लगता ही नहीं है कि भई इसमें कुछ फिज़िक्स भी लग रहा है। सिंपल रिमोट उठाओ भाई, प्रेस करो। लेकिन जब उसका आप इंटरनल मैकेनिज़्म पे जाओगे, तो एक्चुअल में क्या है जो ट्यूनिंग कहते हैं, है ना? अगर पुराना रेडियो होगा किसी के पास, वो नोब होता था, उसको घुमाते थे, तो कभी एएम पे चले जाते थे, कभी एफएम पे, कभी रेड मिर्ची पे, तो कभी भाई ठीक है, दिल्ली चैनल, कभी मुंबई विविध भारती धरा लेते थे, कभी कुछ, कभी कुछ। सेम चीज़ है, सब कुछ सेम चीज़ है, उसी को ट्यूनिंग कहते हैं। जो ट्यूनिंग हम स्पेशल यहाँ पढ़ाएँगे और आपके बोर्ड का देखिएगा 2024 का क्वेश्चन, ठीक है? हम देखेंगे क्वेश्चन को उसको, है ना? कि क्या-क्या इस बार पूछा है आपके 12th के बोर्ड का। तो जो भी है, तो एक्चुअल में उसपे जानते हो क्या करते हैं? जब भी हम प्रेस करते हैं अलग-अलग चैनल के लिए, तो उसमें हम एल का वैल्यू और सी का वैल्यू चेंज करते हैं। वैल्यू चेंज करने का मतलब जैसे आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हो तो कहते हो कि भाई इसको हम ओम में मेजर करते हैं, ठीक है? वैसे ही इंडक्टर को हम लोग हेनरी में मेजर करते हैं, वैसे ही कैपेसिटर को हम लोग फैराड में मेजर करते हैं। सब कुछ आगे डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा और है ना? धीरे-धीरे कर करके। बट एक सिंपल एप्लीकेशन हम आपको बता रहे हैं कि देखो भाई, जब हम रिमोट को प्रेस करते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही काम करते हैं हम लोग कि हम लोग रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के वैल्यू को चेंज करते हैं। उसके चेंज होने से ये वैल्यू चेंज होता है और इस तरीके से चेंज होता है कि वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने लगता है। ये फ्रीक्वेंसी अब देखो, यहाँ एक नया वर्ड आ गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है? क्योंकि हर एक चैनल को, चाहे वो आज तक वाला है, चाहे वो रिपब्लिक भारत है, चाहे वो जी न्यूज़ है, चाहे कोई अदर चैनल है, चाहे आप रेडियो की बात करो, टेलीविज़न की बात करो या किसी और की बात करो, सबको एक फ्रीक्वेंसी अलॉट किया जाता है। तो सबको फ्रीक्वेंसी अलॉट किया जाता है, ये गवर्नमेंट करती है किसी भी कंट्री की और उसी फ्रीक्वेंसी को अचीव करने के लिए हम एलसी को चेंज करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा देखो भाई, कहाँ ये रजिस्टर जो है ऐसे करके दिखने वाला चीज़ है,
कहाँ इंडक्टर ऐसे करके दिखने वाला चीज है और कहाँ कैपेसिटर ऐसे करके दिखने वाला चीज है। सिलेंडर टाइप का पंखा हम लटकाते हैं कैपेसिटर को, जो कॉइल टाइप का दिखता है वो इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, है ना, हर वायर में रेजिस्टेंस होता है। तो इससे भाई फ्रीक्वेंसी कहाँ से पैदा हो गई? देखो यही चीज है पढ़ाई का इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी के रूप में, जो कहता है ना कि भाई किसी भी कंट्री में या किसी भी सोसाइटी में जितने लोग एडुकेटेड होंगे उस कंट्री का उतना ही ज्यादा मतलब कि नाम होगा पूरी दुनिया में। यही चीज है। और जितने भी आप अच्छे कंट्री देख रहे हो, जैसे आप यूएसए की बात कर रहे हो, तो निश्चित तौर पे उसकी टेक्नोलॉजी हम लोग के कंट्री से काफी एडवांस है। एडवांस के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कहीं कहीं बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का था, तो निश्चित तौर पे उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। बट हम लोग आज के डेट में हम लोग भी काफी आगे निकल रही है, निकलने वाले हैं, जो भी है। तो वही चीज है। बोलो यहाँ तक में कुछ भी पूछना है किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी दिमाग में है तो। बोलो अनुष्का, पूछ सकती हो। पारवी बोलिए, कुछ डाउट है तो। यहाँ तक में मैंने जो भी बोला ऐसे पूछ सकते हो रेंडम। नहीं नहीं कोई डाउट नहीं। नहीं, कुछ दिमाग में होता है कि चलो इतना सुनने के बाद दिमाग में आता है कि तो ठीक है, यहाँ तक में समझ में आ गया होगा। ये अ, ये पारवी बताएगी कि इंटीग्रेशन जैसे हमने हल्का फल्का बताया था आपको, चूंकि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास के बाद हम इंटीग्रेशन तो सिखाएंगे नहीं आपको। तो ये बोल रहे थे कि इंटीग्रेशन पारवी थोड़ा मोड़ा आ रहा है बनाने के लिए या भूल चुकी है, तो ऑनेस्टली बताएगी। और ये अनुष्का, आप जानती है इंटीग्रेशन बनाने के लिए या नहीं जानती है? हाँ जानते हैं। जानती है, ठीक है। और पारवी आप भूल गई है या है थोड़ा मोड़ा याद? नहीं है सर याद। अच्छा याद है तो, चूंकि जैसे हमको पहला इंट्रोडक्शन फिजिक्स का देना था हमने दे दिया है। ऐसे हम सोचे थे इतना टाइम नहीं लेंगे, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। एक मिनट। सिंपली हम, अगर आप जानते हो तो सिंपली हम पहले कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन का दे रहे हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट मतलब सेकंड क्लास जब भी हम सेकंड क्लास से जब हम पूरा ढंग से स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके, हेडिंग लिखा कर करके, तो मे बी सेकंड क्लास में नहीं लेकिन थर्ड क्लास में जब हम डायपोल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट का, तो डायपोल में जो स्टार्ट करते ही हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा वहां पे कि भाई इन डाउन पोजिशन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ब्रॉड डाउन पोजिशन पे निकालिए, दिस एंड दैट, वो काफी डिटेल में करना होगा। तो हम सिंपली सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में हम सिंपली कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, और जो कि आपको करना होगा। जैसे अगर हम लोग इंटीग्रेशन दे रहे हैं आपको कि पहले तो एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं, एक्स पे पावर एन डी एक्स। उसका इसका क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन डी एक्स का? देखो तो एक्स पे पावर एन डी, हाँ ठीक है हम लिख दिए एक्स पे पावर एन डी एक्स। कितना टाइम लगता है इसका मतलब याद नहीं है। एक्स पे पावर एन डी एक्स का आपका क्या होगा, एक्स पे पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब देखो इंटीग्रेशन है, जो कि जो मैथ का स्टूडेंट होगा उनको तो क्लास 12 में पूरा इंटीग्रेशन पढ़ना है, या मेरे ख्याल से 2-3 महीना से ज्यादा ही इंटीग्रेशन आप लोग को पढ़ना होगा जो मैथ के स्टूडेंट रहेंगे। तो हम लोग को एक डिफिनिट कहते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे लिमिट नहीं दिया हुआ है तो इसको इनडेफिनिट कहते हैं, और डेफिनिट में आपको लिमिट दिया रहेगा। तो पूरे फिजिक्स में तो हम लोग डेफिनिट का ही यूज करेंगे। जो भी है, अगर इनडेफिनिट होता है तो यहाँ पे कांस्टेंट सी लिख देते हैं, ठीक है। और अगर इनडेफिनिट डेफिनिट अगर होता है तब उसमें कांस्टेंट सी नहीं, उसका एग्जैक्ट वैल्यू आता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि देखो मान लेते हैं कि भाई एक्स क्यू डी एक्स, किसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, किसका इंटीग्रेशन क्या होगा?
कुछ भी बोल सकते हैं, जिनका हो जाएगा वो बोल देंगे। और भी बोल देगी अगर हो जाएगा बाबू तो, और अनुष्का भी बोल देगी अगर हो जाएगा तो। x³ बाय एक्स क्यूब है कहाँ, एन का वैल्यू जब 3 आपको दिख रहा है यहाँ पे, जब एन का वैल्यू आपको 3 दिख रहा है, तो फॉर्मूला जब हमने ऊपर लिख दिया है कि n+1, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3+1 अपॉन 3+1 प्लस सी, यानी कि 3+1 4 हो जाएगा, तो 1/4, 3+1 4 होगा, x पे पावर 4 प्लस सी। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम होगा तो हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, और हालांकि 11th के रिस्पेक्ट में क्लास 12th में कम इंटीग्रेशन यूज करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लिटिल बिट, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें 1-2 इंटीग्रेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी बाबू। हर चैप्टर में आपको पड़ेगी 1 से 2 इंटीग्रेशन की। इलेक्ट्रोस्टेट में सबसे ज्यादा पड़ेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट में मतलब 2-3 जगह पड़ेगी, उसके बाद आपको कमते हुए चला जाएगा। ऑप्टिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में इंटीग्रेशन का, हाँ मॉडर्न में पड़ेगा 1-2 जगह, मतलब बहुत कम है। तो इलेक्ट्रोस्टेट में सबसे ज्यादा आपको इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा बउआ, इसीलिए क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टेट का चैप्टर जो है अच्छा माना जाता है। और ये कह सकते हैं कि क्लास 11th में जैसे मैथमेटिकल यूज होता था, वैसे क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टेट में यूज होगा ज्यादा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में 2-3 डेरिवेशन है जिसमें ठीक ठाक इंटीग्रेशन यूज होगा, अदरवाइज मतलब कम होगा यूज उसके बाद। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी में, उसमें ना के बराबर यूज होगा, ये बहुत कम होगा। उसके बावजूद भी तो जो भी चीज है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसी में अगर हम सपोज लिमिट दे देते, ये तो इंडेफिनिट हो गया, मान लीजिए डिफरेंट इंटीग्रेशन में यहाँ लिमिट रहता, मान लेते यहाँ 2 रहता और यहाँ 5 रहता, तो फॉर्मूला तो सेम होता कि ये इंटीग्रेशन तो सेम होता, बट यहाँ पे लोअर लिमिट मेरा 2 है, अपर लिमिट मेरा 5 है, तो ऐसे 2 और 5 लिखते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है हमारा, ये तो सेम है, 1/4 हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, x पे पावर 4 हो जाता है, और लोअर लिमिट क्या है 2 है, अपर लिमिट क्या है 5 है, 1/4 हो जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल है, ये ध्यान रखना है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जगह पे हम पहले अपर लिमिट को रखेंगे। तो वेरिएबल x है, x के जगह पे पहले हम अपर लिमिट को रखे क्या, 5 को, जो पावर है उसको एज इट इज लिखेंगे। फिर ये रूल है इंटीग्रेशन का कि हम माइनस साइन देते हैं। फिर से इसी वेरिएबल के जगह पे हम लोअर लिमिट को रखेंगे, 2 है, पावर जो है एज इट इज लिखेंगे। फिर जो भी आएगा इसका 5 पे पावर 4 का वैल्यू जो भी आएगा, 625 चाहे जो भी आ रहा कैलकुलेट कीजिएगा, 2 पे पावर 16 आएगा, तो 625 में 16 को आप माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 609 आ जाएगा, जो भी है अपॉन 4, तो यही आंसर हो जाएगा, इसमें प्लस सी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखो डिफरेंट इंटीग्रेशन का ये हो गया तरीका। तो x पे पावर n dx का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको आज के बाद याद होना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फॉर्मूला में जब हम लोग यूज करेंगे। तो बोलो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो प्लीज। पारवी समझ गई है, अदरवाइज पूछेगी बाबू। आ गया सर। आ गया तो एक आध क्वेश्चन और छोटा सा बनाइए। ये लिमिट बउआ निगेटिव में भी हो सकता है, जैसे -2 से +2, -5 से +5, ठीक है, या 0 से 10, या -2 से 20, कुछ भी हो सकता है लिमिट। ये लिमिट जो है एंगल के टर्म में भी होता है, क्योंकि मोस्टली हम लोग के इंटीग्रेशन में एंगल आएगा। ठीक है, जो भी है, तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप और कर लीजिए, क्योंकि फिर से हम नेक्स्ट क्लास से आपको मैथ नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको रहेगा 2 पे पावर 3 x पे पावर मान लेते हैं 2/3, चलो इसका इंटीग्रेशन आप बता दीजिए। इंटीग्रेशन में dx होना जरूरी है, जो वेरिएबल रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन फॉर्मेट रहना जरूरी होगा, तभी हम उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे।
बोलो भाई, कोई तो बोलो इसका आंसर। क्या अनुष्का बोलोगी? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए भाई। 2/5x और एक ठीक है, यहाँ तक सही बोलिए तो ठीक तो है, जब 2/5 बोल दी तो। 2/5x के पावर 5/3 प्लस कांस्टेंट अगर है तो। हाँ मतलब इंडिफरेंट है तो प्लस सी तो आता है भाई, वो मैथ में आप हाँ डिटेल में सीखें। हाँ तो इसका मतलब आपने 2/3 को पहले बाहर निकाल दी क्योंकि कांस्टेंट था, फिर हमारा x पे पावर 2/3 dx बचा हुआ था, तो 2/3 रहने दीजिए। फिर हमारा रूल के हिसाब से x n जो है यहाँ 2/3 है, +1 है तो +1 किए, अपॉन 2/3 है +1, n+1, इसी रूल को लगाए, प्लस सी लिखे, तो 2/3 है, फिर एलसीएम यहाँ लेंगे तो 3 आएगा, 2 + 3 5/3, तो x पे पावर 5/3 अपॉन यहाँ पे सेम चीज एलसीएम 3 होगा, 2 + 3 5/3 होगा, 3 से 3 आपने कैंसिल आउट की, और आपने बताया कि 2/5 x पे पावर 5/3 प्लस सी। ठीक है, अगर यही मान लेते हैं, लिमिट को दे देते कि सपोज 0 से 3 इस टाइप का कुछ दे देते, तब आप क्या करते हैं यहाँ से, तब यहाँ पे रखते 0 से आपका 3, तब यही होता 2/5 x के जगह पे क्या रखते, 3 रखते, यानी 3 पे पावर 5/3, माने 0 रखने में कोई फायदा नहीं क्योंकि 0 × समथिंग 0 होता, तो इसका मतलब जो भी सॉल्व करके आता है यही वैल्यू इसका आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है स्मार्टली, है ना। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x dx, इसका सेम रह जाता है e पे पावर x प्लस e। एकमात्र ऐसा फंक्शन है, एकदम कान आंख नाक सब खोल कर करके एकदम समझ जाएंगे कि पूरे मैथ में या पूरे फिजिक्स में एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। dy/dx e पे पावर x करेंगे तो भी e पे पावर x, और e पे पावर x dx करेंगे तो भी e पे पावर x। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो, अगर मान लेते हैं कि e पे पावर x डायरेक्ट रहा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो, ठीक है, क्योंकि जब एसी में बहुआ एसी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्यादा आएगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। जैसे देखो, अगर e पे पावर 2x dx है, तब इसका क्या लिख पाएंगे हम लोग इंटीग्रेशन? देखो, तो इसको एक जनरलाइज फॉर्मेट में हम ऐसा करके बताते हैं, एक बार देख लेना, फिर आप बनाने का ट्राई करना, ठीक है। मान लो कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में e पे पावर ax प्लस b, तो e तो समझ में आता होगा कि e जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x जो है वेरिएबल है, ए और बी कांस्टेंट है बउआ। ए और बी कांस्टेंट का मतलब, जैसे क्वेश्चन हमारे पास रहेगा e पे पावर मान लेते हैं 2x रह गया, प्लस b की जगह मान लीजिए 3 दे दिए, तो ए और बी क्या है, प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है, ऐसे करके रह गया इंटू dx। तो देखो इसको जिसको मैथ में पढ़ना होगा तो डिटेल में सब कुछ अपना देखेगा, अदरवाइज जो शॉर्टकट है तरीका की भाई, जिसको हम लोग इजिली करते हुए चले जाएंगे फीस के बेसिस पे, तो क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं सेम चीज को, जैसे यहाँ बोले हुआ है कि e पे पावर ax प्लस बी अपॉन जो ये ऊपर वाला है पावर वाला, उसको डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx ax प्लस बी। इनडिफरेंट है तो प्लस सी देंगे, अदरवाइज लिमिट लेंगे लोअर अपर जो भी होगा, ठीक है। अब जैसे देखो, भारी लगेगा तो पूछ लेना, क्योंकि हमको तो ये लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ तो भाई समझ में आ रहा है हर कुछ को, हर लोग को, ठीक है।
कि जब हम 2-3 चीज बोलते हैं तो वहाँ कंफ्यूजन स्टार्ट होता है बच्चे लोग को, तो इसलिए वहाँ पे रोक करके हमें आपको पूछ लेना चाहिए। तो देखो हम सिंपल बोले कि e पे पावर x है, देखो यहाँ पे अगर सेम यूज करेंगे तो e पे पावर x को कॉपी किए, अगर हम डिफरेंशिएट करते dy dx, ऊपर में क्या x, तो dx dx 1 होता है तो यही रह जाएगा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर e पे पावर समथिंग है, जरूरी नहीं कि b रहेगा ही, अगर रहेगा तो लेंगे, नहीं रहेगा तो सिर्फ ax ही लेंगे और यहाँ x रखेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि प्लस रहे, माइनस साइन भी रह सकता है। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि 2x, ये -2x भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी साइन को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि ये फॉर्मूला हो जाएगा e पे पावर x प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी। जैसे अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना रहे e पे पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स का, तो पहले ऊपर वाले को कॉपी कर लिए e पे पावर 2x प्लस 3 अपॉन नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर लिए। हम उसका बताया कि डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा? हाँ 2 होगा। 2 होगा, सिंपल है ना, ये 2 बाहर हो जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो सिर्फ 2 हो गया। तो देखो ये आंसर हो गया प्लस सी। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो बाबू आपको याद होना होगा। हमने बोला कि देखो पूरे फिजिक्स में सिर्फ एक अल्टरनेटिंग करंट आएगा और ईएमआई का सबसे लास्ट पोर्शन जहाँ इंडक्टर आएगा, वहां पे हम लोग देखेंगे कि जब इंडक्टर को एसी और डीसी के साथ कैसा रिस्पॉन्स होता है, वहां पे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है या एक्सपोनेंशियली मतलब डीके होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा या एक्सपोनेंशियली डीके होगा, करंट का, वोल्टेज का, पावर का, वहां पे आपको इसकी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तो सेकेंड फॉर्मूला आपको e पे पावर x प्लस बी इंटू डी एक्स, ये आपको याद कर लेना है, सेकेंड फॉर्मूला जो हमारा फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है पारवी, समझ में आ गया होगा? ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का, ठीक है, जो कि आपको याद करके रखना है बउआ। उसके बाद जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन हो, क्योंकि मोस्टली जो है आपका फिजिक्स में मोस्टली जिसमें होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होता है, क्योंकि बड़े बड़े प्रॉब्लम को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करके करते हैं तो वो इजी रूप से होता है बउआ, है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास के बाद, हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे एक एक चीज को। तो अगर जैसे हम साइन थीटा ना लिख करके इसको भी जनरलाइज करते हैं कि साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स, तो साइन थीटा के इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है? अगर सिंपली साइन थीटा पूछा जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका? माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस जो है ax प्लस बी, उसको जस्ट कॉपी करेंगे अपॉन, फिर सेम कहानी बउआ डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी। ठीक है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा होता है, ये आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग आपको कहे सिंपली हमने इंटीग्रेशन दिया कि देखो साइन 2x, तो इसका क्या लिखेंगे? माइनस कॉस 2x, अब अपॉन में 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 होगा। तो पारवी जैसे देखो है ना, जो बायोलॉजी लिए हैं वो मैथ ज्यादा बनाते नहीं है या उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो बउआ उसके लिए आपको एकदम सिंपल याद रखना है कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। देखो कितना आसान चीज है ये, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं बस। जैसे अगर कहा जाए यहाँ पे कि अगर हमने कह दिया कि साइन 4x/5, इसका क्या होगा? dx हर जगह रहेगा बउआ, ठीक है, बिना dx का इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो साइन थीटा का क्या होगा? माइनस कॉस थीटा यानी कि 4/5x, जब का तब गया अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है? 4/5, इससे डिवाइड कर दो, इंडिफरेंट है तो प्लस सी दो, डिफरेंट है तो लिमिट लेना पड़ेगा आपको। कोई डाउट है तो बोलो। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काम होगा। या अगर आप एक्सपोनेंशियल वाला देखो कि e पे पावर 2x का क्या होगा dx का,
तो सेम कहानी बोला, e पे पावर 2x अपॉन जो x का कोफिशिएंट 2 था उसे डिवाइड कर दिया प्लस c। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में जाता है और इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट डिवाइड में जाता है। मैथ के जो स्टूडेंट होते हैं वो काफी अच्छे ढंग से कुछ चीजों को समझ लेते हैं, काफी फास्ट रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीजें याद होना चाहिए, तभी जल्दी जल्दी करके वो आगे बढ़ पाते हैं। और फिजिक्स में भी डेरिवेशन में ही काम करना होता है। ठीक है, चीजों को बार भी पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, है ना। यहाँ तक में ठीक है। तो साइन, हाँ साइन थीटा का आपका माइनस कॉस थीटा होता है, तो साइन 2x या साइन 4/5 कुछ भी रहेगा अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर आपका ये साइन थीटा का ये फॉर्मूला बाबू याद कर लेना, नहीं याद करोगे तो फिर परेशान आप रहोगे, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो मैथमेटिकल एनालिसिस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा दूर दूर तक। cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos थीटा का साइन थीटा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, इसीलिए cos का इंटीग्रेशन मतलब हाँ cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो साइन ax प्लस बी अपॉन सेम कहानी डिफरेंशिएशन x प्लस बी का करेंगे तो x का क्वेश्चन a आ जाएगा, सिंपल a लिख सकते हैं। अदरवाइज है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर लिखना है तो लिख देते हैं इस फॉर्मेट में, डी बाई डी एक्स प्लस बी। अदरवाइज आप सिंपली जो x का कोएफिशिएंट है अगर यहाँ पे -4 होता तो -4 से डिवाइड हो जाता, बस और कुछ नहीं, प्लस सी। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, इसीलिए cos का इंटीग्रेशन साइन हो गया। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन था, इसीलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos आया था जस्ट इसके पहले। ठीक है, साइन थीटा cos थीटा। टेन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, इसका हो जाता है log sec x प्लस सी, है ना। इसको जनरल फॉर्म में हम लोग नहीं लिख रहे हैं, अदरवाइज सेम काम करते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, log sec ax प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स प्लस बी, जैसा जगह लिख रहे हैं। सर इसका साइन अपॉन में कॉस नहीं होता tan का? नहीं नहीं बउआ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो है इंटू डी एक्स, ये 10x कहलाता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो 10 थीटा के इक्वल होता है। हम लोग 10x का यहाँ इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि 10 थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। बट बउआ यहाँ पे हमने जो लिखा है फॉर्मूला वो हम 10x का इंटीग्रेशन का लिखे हैं कि अगर हमको कभी फिजिक्स में 10x को या 10 थीटा को 10 थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना होगा तब हम उसका वैल्यू log sec थीटा लिखेंगे और फिर जो लिमिट रहेगा उस लिमिट का यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन cos 10 cosec sec cot का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम माने पर्सनली हम पूरे फिजिक्स में या तो हम साइन cos पे चलेंगे या समटाइम 10 पे चलेंगे। अदरवाइज cosec sec cot आएगा तो उसको हम लोग साइन और cos में ही कन्वर्ट कर करके है, तो हम ज्यादा नहीं दे रहे हैं। देखो सिर्फ हम 4 फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक है, सिर्फ हमने 4 फॉर्मूला लिखा है बाबू आपको। ठीक है, बोलो यहाँ तक में कोई डाउट है तो। अगर सिंपल ये कहा जाए कि अगर मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा दे दिया कि साइन एक्स, या चलो यहाँ लिख दिया साइन थीटा डी थीटा, और मान लेते हैं कि हमने इंटीग्रेशन दे दिया कहाँ से कहाँ, तो सपोज हमने दे दिया π/4 से लेकर करके मान लेते हैं π/2 दे दिए सपोज। ठीक है, क्योंकि आपको मोस्टली इंटीग्रेशन ऐसा ही करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ और आएगा बट ऐसे लिमिट ऐसे ही रहेगा पाई के टर्म में ही। हम लोग जानते हैं कि पाई को क्या कहते हैं, पाई कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर, यानी π/4 का मतलब क्या है यहाँ पे 45 डिग्री है, π/2 का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए।
देखो करके इसका क्या आएगा बताएंगे। ये नीचे में क्या लिखा है? 5/4 है, 5/4 5/2। क्या इसमें अनुष्का क्या किया फर्स्ट लाइन में बता पाएगी? साइन थीटा के इंटीग्रेशन आपने क्या लिखी? माइनस कॉस थीटा प्लस सी और ऊपर में π/2 π/4। नहीं तो प्लस सी क्यों लिए? डिफरेंट इंटीग्रल में प्लस सी क्यों होगा? माइनस कॉस थीटा आपने लिखी और यहाँ पे आपने लोअर लिमिट π/4 लिखी और अपर लिमिट π/2 लिखे। प्लस सी वहां होता है जहां लिमिट नहीं रहता दिया हुआ, उसको इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। हम लोग को फिजिक्स में डिफिनिट की हर जगह जरूरत पड़ेगी। आपको एक आध महीना या 1.5 महीना मैथ में पढ़ाया जाएगा इनडिफिनिट इंटीग्रल। जिसको इनडिफिनिट खूब अच्छे से आ जाता है उसको डिफिनिट कुछ नहीं लगता है, क्योंकि सारा रूल जो है इनडिफिनिट पर पढ़ाया जाता है। पर जो भी है ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि लिमिट दे रहे हैं अपर लोअर यहाँ पे है, इसलिए प्लस सी नहीं देते हैं। तो अब उसके बाद आपको क्या दिक्कत हो गया? आप चाहते तो माइनस साइन को बाहर ले सकते थे, माइनस साइन को चाहते तो बाहर ले सकते थे आप, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते थे कॉस अपर लिमिट π/2। फिर रूल के अनुसार क्या है, ये माइनस साइन आता है, फिर से कॉस को यहाँ पे लिखते हैं और फिर से लोअर लिमिट लिखते हैं तो π/4। ठीक है। अब ये माइनस हो गया। अब cos 90 का वैल्यू क्या होता है? cos 90 का बोलो, जल्दी बोलो भाई, तो याद होना चाहिए, इस समय कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैल्यू तो ऑटोमेटिक का याद होना चाहिए, नहीं तो पूरा इलेक्ट्रोस्टेट में साइन कॉस से दिमाग खराब होगा। एकदम डिफरेंट बोले हैं, इसलिए एकदम जुबानी याद होनी चाहिए। cos 90 क्या होता है भाई? cos 0 1 है तो cos 90 मतलब, हाँ cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का 0 होता है। cos π/4 का वैल्यू क्या होता है? cos 45 डिग्री, π/2 मतलब 90 हुआ, cos 90 का वैल्यू 0। cos π/4 का मतलब cos 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू क्या होता है? एक ही तो एंगल है जिसका वैल्यू sin थीटा cos थीटा इक्वल होता है भाई, 1/√2।
तो क्या हो गया, 0 में से ये जाएगा तो माइनस ये होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, 1/√2 हो गया। ये चीज तो आपको आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करना होगा 1-2 दिन कस करके इंटीग्रेशन पे। और हमने देखो बहुत हार्ड तो नहीं बताए, एकदम एकदम सिंपल वाला है कि भाई हमको 5-10 क्वेश्चन आना चाहिए इसे करने, ताकि जब हम इंटीग्रेशन बनाएंगे मतलब डेरिवेशन करेंगे, चूंकि डेरिवेशन तो करना ही करना होगा हर हाल में हर जगह, और अच्छे अच्छे डेरिवेशन हैं, और वहाँ पे हम स्टेप को लिखेंगे तो उसमें परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। बोलो कोई डाउट है पूछ सकते हैं। पारवी बोलो बउआ, डाउट है तो। नहीं सर, आ गया समझ। आखिर तो ठीक है, अनुष्का बोलेगी अगर डाउट है तो। हाँ होगा तो बोल देंगे। ठीक है, तो इफ इंटीग्रेशन तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 10-15 मिनट और लेंगे, उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे। देखो हमने बेसिक चीज आपको बता दिया कि 12th के फिजिक्स में एक्चुअल में पढ़ना क्या है ओवरऑल सिलेबस में, और आपका चूंकि हम तो इसी मोड में पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे, और आपको लिखाएंगे जो भी होगा पूरा नोट ढंग से, जो भी होगा हम लिखा देते हैं तो लिखाएंगे ही, लेकिन वही चीज है एक जो एकदम हम क्लियर बात बताएंगे, क्लियर बउआ, ठीक है, कि जिस दिन जो चीज पढ़ाया जाएगा, क्योंकि क्लास तो हम अल्टरनेट में ही लेते हैं, जैसे अगर आज ट्यूसडे लिए तो फिर अगला क्लास हम थर्सडे को लेंगे, फिर अगला क्लास सैटरडे को लेंगे, कभी कभी होगा तो हम संडे को भी ले लेंगे, या कभी अगर क्लास हम यहाँ पे नहीं ले पाएंगे तो संडे को भी ले लेंगे, अदरवाइज कभी लगेगा कि सिलेबस थोड़ा सा पीछे हो रहा है तो एक आध क्लास है ना 1-2 वीक में ले लेंगे संडे को, वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और सिलेबस थोड़ा सा हो जाएगा चीज़ें। बट एक चीज सिर्फ हम एक ही चीज बोलेंगे कि हम जिस क्लास में जो चीज पढ़ाएं नेक्स्ट क्लास तक में उसे तैयार कर लेना, क्योंकि जब इलेक्ट्रोस्टेट हम खत्म करेंगे, अगर अप्रैल है, चूंकि हम जनरली मार्च में हम क्लास 12 स्टार्ट कर देते थे बुआ, मैक्सिमम 15 मार्च है, उसके पहले हम हमेशा 12 क्लास स्टार्ट करते थे। इस बार तो थोड़ा मेरा मूड नहीं था एक्चुअल में, बट जो भी है, क्योंकि हमने अगर स्टार्ट कर दिए हैं तो जो भी है ढंग से हम चीजों को करेंगे। तो सिर्फ एक चीज कहेंगे कि जिस दिन हम जो पढ़ाएं नेक्स्ट क्लास तक में वो कवर कर लीजिएगा, अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो हमारा सिलेबस जो होगा हम भरसक प्रयास करेंगे कि भाई दिसंबर हम 30-31 को खत्म कर दें, बट ये जनरली बउआ चला जाता है, ये 15 से लेकर करके 26 जनवरी तक में। जैसे इस बार जो है हम 26 जनवरी को इस बार क्लास ले रहे थे क्लास 12 वाले को, और वहां पे हुआ, और हम बोले कि देखो हमने हर बैच को यही बोले हैं आज तक में, ठीक है, चलो आप में तो 1-2 बच्चे पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, नहीं तो देखते पिछले क्लास में भी 6-7 बच्चा था, उसके पिछले क्लास में तो भाई बहुत सारे बच्चे रहते थे, और ऑफलाइन के क्लास में तो भरे पड़े रहते थे बहुत सारे, और काफी अच्छे अच्छे रहते थे। तो देखो हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि हिमांशु लड़का एक है ना, अब वो फिर से जीमेंस का एग्जाम दे रहा होगा, जिसका कि जीमेंस में मतलब 96% आया था, उसका ऊपर है, और सेम काम उसको भी कहे थे, हम तो ज्यादा नहीं एक दिन में 3 से 4 पेज पढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, कभी कभी 4 से 5 में पहुंचेगा, इससे ज्यादा तो हम कभी नहीं पढ़ाएंगे थ्रू आउट ईयर, जो भी कहोगे किसी क्लास में इससे ज्यादा मेरे ख्याल से जाना नहीं चाहिए। बट ऐसे करते करते आपके पास इलेक्ट्रोस्टेट कंप्लीट करते करते हो सकता है कि भाई 150 पेज के लगभग में हो जाए वो चीजें, फिर ऐसे ही पूरा एसी कंप्लीट करते करते हो सकता है उसके लिए कॉपी बन जाए आपका, पूरा ऑप्टिक्स करते करते हो सकता है आधा कॉपी तो जरूर होगा पूरा ऑप्टिक्स में, ऐसे मॉडर्न करते करते, तो ऐसे कर करके आपको 3-3.5 कॉपी हो सकता है, कम से कम 3 तो जरूर होगा, अगर बहुत कम साइज में लिखते होंगे तो 2.5 से 3 कॉपी तो जरूर हो जाएगा आपका। पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात है कि इलेक्ट्रोस्टेट अगर हम जब खत्म करेंगे तो हम बोलें कि 1 से मतलब 1.5 से 2 महीना लग सकता है ना, अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तो 1.5 महीना के अंदर हम प्रयास करेंगे खत्म करने का, अदरवाइज टाइम लगता है, वो आप पे डिपेंड करेगा, अगर आप अच्छे से तैयार करते जाओगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे तो चीजें जल्दी बढ़ती है, अदरवाइज डिले होता है। दूसरी नंबर। तीसरी नंबर बात की अगर आप सोचोगे कि सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम फिर से रिवीजन करेंगे ये होगा, तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा,
क्योंकि क्लास 12th में फिजिक्स भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, मैथमेटिक्स भी, चाहे बायोलॉजी भी पढ़ना होता है जिनको। तो ये आपके लिए बहुत पजल होने लगेगा कि अगर आप फिजिक्स में 3 घंटा दोगे, केमिस्ट्री में 3 घंटा दोगे, मैथ में 3 घंटा दोगे, इस टाइप से, तो कभी ये छूटेगा, कभी वो छूटेगा, कभी वो छूटेगा। ठीक है, तो एक ही चीज होगा कि आप बीमार पड़ो, फेस्टिवल आवे या कुछ भी हो, आपको सीरियसली पढ़ाई करना होगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप चाहते हो कि भाई कैरियर अच्छा होवे तो सिंपल एक कहानी एकदम जो होता है कि भाई बिना लाग लपेटे, बिना कुछ कहे हुए, तो सिंपल एक कहानी है कि जिस दिन हम जो बताएंगे वो अगर आप तैयार कर लोगे तो ये 100% है कि बोर्ड के एग्जाम में एकदम ये तो एकदम डेफिनेट होगा कि जितना हम किए रहेंगे, कॉपी में लिखा रहेगा, उसमें आपको 100% क्वेश्चन मैच कर जाएगा, डिटो ट्रू, डाटा बाय डाटा करके। जैसे देखो इस बार हम एक क्वेश्चन करवाएंगे, और ये नहीं हम पिछले करें से कम 7 से 8 साल से क्वेश्चन करवा रहे हैं। हिमांशु जो कि जीमेम से इस बार क्वालिफाई है, जो कि हो सकता है कि उसको काफी अच्छे मार्क्स आएंगे, या ये पारवी आप तो जिया को जानती है, मेरे ख्याल से जिया का भी देखेंगे फिजिक्स में निश्चित तौर पे उसका हो सकता है अगर मतलब 95 प्लस ही रहेगा, है ना। अगर प्रैक्टिकल में 1330 मिल गया होगा तो निश्चित तौर पे जाना चाहिए उसका, समझे। तो जिया की बात नहीं कर, हिमांशु की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम करवाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट में ही कि मतलब जो भी है कि 2 स्फीयर रहता है, उसको हम वायर के द्वारा टच करवाते हैं। 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन है। वो हिमांशु हमसे बोल रहा था कि भाई ये क्वेश्चन बहुत भारी लग रहा था। तो हम हर बच्चे को यही कहे हैं, हर बैच में हमने यही कहा है कि आप कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, कम से कम जितना कॉपी में करवाते हैं क्वेश्चन थ्योरी, वो आपको हर हाल में रट्टा हुआ होना चाहिए, हर हाल में। अगर उतना कर लोगे तो कितना भी नसीब खराब होगा तो 90 पे जो रुक जाओगे बोर्ड के एग्जाम में, अगर नसीब खराब होगा तो। ठीक है, अदरवाइज अगर पूरे कॉपी को याद कर लिए, और सिर्फ एक्स्ट्रा एक ही चीज मांगते हैं हम कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पहले बोर्ड से मतलब रहना है तो आप बोर्ड वाला क्वेश्चन जो है, बोर्ड वाला क्वेश्चन जो है आपका, वो आपको बनाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर बोर्ड। हम 80-90% क्वेश्चन हम खुद करवा देते हैं क्लास में प्रीवियस ईयर, उसके बावजूद भी आपको करना होगा। तो आपको मतलब कुछ नहीं तो पारवी अगर जिया खरीदी थी मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, क्या नहीं खरीदी है पता नहीं, बट सबसे सिंपल क्वेश्चन बैंक है, इसे आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन खरीदती है। जैसे हम लोग तो स्टार्टिंग में बउआ, जब हम 7-8 साल पहले नोएडा में स्टार्ट किए थे, या नोएडा में तो अब हो गया 8 साल से ज्यादा, 10 साल पहले जो भी है हमने स्टार्ट किया था, तो सिद्धार्थ एंड सन्स का आता था क्वेश्चन बैंक, उसमें ऑथेंटिक रहता था। अब तो दुनिया भर का निकाला है। ठीक है, तो जो भी होगा आपका उसमें जैसे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करेंगे, हम 3 से 4 क्लास लेंगे, तो 3 से 4 क्लास में आपको तो लगेगा कि याद करना काफी आसान है, लेकिन जो ही ये 5वां से 6ठा क्लास जाएगा, ये डिफिकल्टी आपके लिए बढ़ जाएगी, फिर चीजें रिवीजन खोजने लगेगा। तो थोड़ा सा जो होता है ना कि मतलब खुद से ईमानदार बनना, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है इसलिए हम बोल रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम हर दिन इतना बोलेंगे तो फिर सिलेबस कंप्लीट दूर दूर तक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहे कि ऑनेस्टी जो होता है खुद के लिए होता है, ऑनेस्टी दूसरे के लिए दूर दूर तक नहीं होता है। क्योंकि अगर आप सामने फेस टू फेस रहते तो मुझे पता चल जाता कि वाकई आप कितने दिल से पढ़ रहे हो, है ना। हम भर तक एक बार ये प्रयास करेंगे पारवी, लास्ट डेट आपके पापा से बात हो रही थी, तो हमने ये सोचा है दिमाग में कि चलो हम कम से कम छोटा छोटा क्वेश्चन बीच बीच में हम जो पढ़ाएंगे एग्जैक्टली सेम, उससे बाहर नहीं बाबू, हम उसी को थोड़ा सा हम हर दिन पूछा करेंगे कि भाई आपने क्या पढ़ी है। बस छोटे छोटे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो 4-5 मिनट हम अपना वेस्ट करेंगे आपके लिए क्वेश्चन पूछने के लिए कि आप कितना मतलब तैयार करके रहे हो। ठीक है, कुछ पूछना तो बोल सकते हो, और भी कुछ बोलना बोल सकते हो, या अनुष्का कुछ पूछना है यहाँ तक में पूछ सकती हो। ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रोस्टेट है बाबू, जो इलेक्ट्रोस्टेट है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए मेन सिलेबस पे,
यहाँ से मेरा स्टार्ट हो जाता है सिलेबस। ठीक है, हम आज नहीं लिखाएंगे, लिखाएंगे नेक्स्ट क्लास से ही, पर थोड़ा सा सुन लोगे यहाँ में कि जो इलेक्ट्रोस्टेट है आपका, चूंकि नाम है इसका बउआ इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, या एक ढंग से कहो तो ये चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है। और स्टेट मतलब स्टैटिक होता है। तो इलेक्ट्रोस्टेट का क्या मतलब हुआ कि हम लोग स्टैटिक चार्ज की स्टडी करते हैं, हम लोग स्टैटिक चार्ज की स्टडी करते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट कहते हैं, स्टैटिक चार्ज। जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे मूविंग चार्ज। अगर चार्ज स्टैटिक नहीं है, अगर चार्ज रुका हुआ नहीं है, इसका मतलब चार्ज मोशन में है, तो कभी भी अगर चार्ज मोशन में होगा तो वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैट एक्चुअल में क्या है, हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ बउआ, इसका मतलब देखो क्या कैसे है, जो पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट का, है ना, क्योंकि मैंने कहा कि एक्चुअली ये पढ़ना, तो पूरा चैप्टर में क्या हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले वो चार्ज पढ़ेंगे। चार्ज है क्या चीज, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बउआ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रहे हैं। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो फिलाडेल्फिया बउआ, मेरे ख्याल से यूएसए का किसी कोई शहर होगा फिलाडेल्फिया, तो जून का महीना रहा होगा फिलाडेल्फिया में। और जून के महीने में बउआ आज से कितना साल पहले, तो आप ये देखिएगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जिस चीजों को 1752 में दे दिया था, उस चीजों को हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं बउआ, तब भी हम लोग को वो चीज भारी लगता है ना, क्यों पता नहीं। तो जून का मंथ था और फिलाडेल्फिया शहर के ऊपर में जो आसमान था बउआ, वो आफ्टरनून के बाद जो है पूरा क्लाउड से भर गया। और ऐसे ही मौसम को बेंजामिन फ्रैंकलिन को इंतजार था, क्योंकि 1752 के आसपास या उसके पहले बउआ, चूंकि ये लोग क्रिश्चियन रिलीजियस के थे, या आज भी मतलब वेस्टर्न में मोस्टली लोग क्रिश्चियन ही है, तो वहां पे बउआ एक इटली का डाटा था कि थंडरिंग की वजह से, थंडरिंग हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना, आगे हम लोग उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म समझेंगे, मतलब थंडरिंग का नहीं बल्कि उसका प्रिवेंशन का। तो इटली जो शहर था, इटली में बउआ एक बहुत बड़ा चर्च था। तो एक डाटा ऐसा कहता है कि जब वहां पे थंडरिंग हुआ था, जिसको हम कहते हैं कि भाई बिजली का गिरना, बादल का गिरना, जो भी कहते हैं, तो वहां पे कहा जाता है कि उस चर्च में एक साथ में मोर देन 3000 पीपल जो है वो एक साथ हुआ दुनिया को छोड़े थे। अब आज के डेट में 3000 पीपल, चूंकि वर्ल्ड का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, बट 1752 में सोचो कि किसी शहर में, किसी चर्च में 3000 पीपल एक साथ अगर मरा होगा, तो सोचो बउआ कि लोग क्या सोचे होंगे उस समय, ठीक है, क्योंकि आज और उस कंपेरिजन में सोचो तो ड्रास्टिकली चेंज होगा। और ये बउआ चूंकि चर्च जो थे बउआ, वो सारे कंट्री बहुत पहले काफी डेवलप हुए थे, और वहाँ के चर्च जो थे वो काफी ऊंचे ऊंचे थे। तो आज भी आप लोग जानते हो कि भाई जो थंडरिंग होता है वो मेटल पे होता है या कंडक्टिंग की तरफ होता है, क्यों हम लोग आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, बट है ना, सिंपल कहानी बता रहे हैं। तो इस टाइप की घटना जो है वो बहुत सारी हो रही थी, और उसमें काफी ज्यादा कैजुअलिटी होता था। कहाँ की बात बता रहे हैं, तो चर्चेज की बात बता रहे हैं या बड़े बड़े बिल्डिंग की बात बता रहे हैं,
ठीक है, चाहे इटली है, चाहे फ्रांस है, चाहे जर्मनी था, चाहे यूएसए की बात बता रहे हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था, इनको ये लगता था कि जो क्लाउड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को उस समय बउआ लोग नहीं जानता था कि एक्चुअल क्या चीज है। उसमें बहुत सारे कह सकते हो कि रिचुअल से सुपरस्टिशियस थे बउआ आपके अलग-अलग रिलीजन में। मोस्टली रिलीजन में यही था कि भाई ये दैविक शक्ति है, देवता आते हैं और इस टाइप से कुछ-कुछ था। मोस्टली रिलीजन में यही फेथ थे। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन को लगता था कि नहीं, ये जो क्लाउड है उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है जो आग लगवा देता है। क्योंकि गिरता था तो आग लग जाते थे, देश डेथ होता था, प्लांट सूख जाते थे, ये सब होते थे। जो आज होता वो उसमें भी होता था। तभी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बउआ एक एक्सपेरिमेंट किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन काफ़ी खुश हो गए। 1752 जून का आफ्टरनून में उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और साथ में कहा कि चलो हम काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। पतंग में उन्होंने कुछ मेटालिक कंडक्टर को रैपिंग किया और साथ में उन्होंने की को अटैच किया, जिसको हम लोग फ्रैंकलिन फेमस काइट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, आपकी बुक में थोड़ा-मोड़ा चर्चा होगा, बट ये हम सिर्फ इंटरेस्ट के लिए बता रहे हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब हुआ ये एक्सपेरिमेंट किए, तो इसमें जैसे आज भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती है, बट हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं जाएँगे कि कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि नहीं भाई उनका एक्सपेरिमेंट जो था वो गलत था, सही नहीं था। लेकिन आज का जितने भी लिटरेचर हैं वही कहते हैं कि जो चार्ज के बारे में रियल इन्वेंटर था, जो साइंटिफिक प्रूफ है, जो आपका टेक्स्ट बुक मानती है बउआ, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही श्रेय देता है कि जो चार्ज का रियल जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया हुआ है। तो उसमें ये था कि भाई जब वो मतलब की लगाए हुए थे, की को टच करते हैं वो अपने हाथ से तो एक स्पार्क होता है। स्पार्किंग से तो वो काफ़ी अचंभित हो जाते हैं। इसी पे कुछ साइंटिस्ट लोग का कहना है कि जब उन्होंने टच किया, तो वो मरे क्यों नहीं? जैसे 1752 के बाद हुआ, मेरे ख्याल से 1-2 साल के बाद ही एक दूसरा साइंटिस्ट थे, विलियम रिचमैन करके थे। तो इसी टाइप का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्चुअल में क्या था कि उनका काइट में एक्चुअल में जो है, जो क्लाउडिंग जो बिजली चमकता नहीं, उस टाइप का बउआ एक्चुअल में उससे टकराया होगा और उसके बाद जो यहाँ पे की या इस टाइप का कुछ कंडक्टर उन्होंने टच किया, जो पतंग उड़ा रहे थे, जिनका हमने रिचमैन का नाम बोला, विलियम रिचमैन का, वो टच किए बउआ एट स्पॉट वो मर गए। क्योंकि अगर वाक़ई थंडर अगर टकराएगा मेटालिक कंडक्टर से, तो उसमें इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो जाएगा कि कोई इंसान अगर टच करेगा बउआ तो जिंदा नहीं रह सकता है। तो इसी पे लोग कंट्रोवर्सी कहते हैं कि भाई फ्रैंकलिन टच किए तो मरे क्यों नहीं? अरे भाई फ्रैंकलिन ने क्या बोलता तो थंडर जो है वो लाइटनिंग जो है नहीं टकराया होगा। सिंपल है कि भाई फ्रिक्शन की वजह से पतंग उड़ रहा था, मेटालिक कंडक्टर था, क्लाउड में पतंग जा चुका था। क्योंकि जब बादल लगता है वो तो बहुत ज़्यादा बादल तो ऊँचा होता नहीं है। तो उसमें बादल में गया था, फ्रिक्शन हुआ होगा, उसमें मेटालिक कंडक्टर था, उसमें कुछ थ्रेड थे डिफरेंट टाइप के, उसमें बारिश की बूँदें हुई होगी, पूरा जो है वाटर ड्रॉपलेट किया, जो ये धागा था वो भीग गया होगा, भीगा हुआ धागा में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई होगी। बट वो लाइटनिंग नहीं टकराया होगा, फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज वहाँ पे आया होगा, वो चार्ज जो है वो की में आया होगा और उसको टच किए होंगे, वहाँ स्पार्किंग हुआ होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई किसी तरह का ऑब्जेक्शन की बात है। बट जो भी है ना, डिफरेंट टेस्ट को डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्शन कॉज़ करता है। ये डिफरेंट साइंटिस्ट हुआ, इनके एरा के जो थे, वो सब करते हैं, जो भी है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहीं न कहीं चार्ज के बारे में हम लोग को बताया बउआ। उन्हीं के एक्सपेरिमेंट से उसके बाद बउआ उन्होंने जो भी फिलाडेल्फिया में जो चूँकि जब इन्होंने बताया कि हमने ऐसा-ऐसा किया है, डिफरेंट टाइप के मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट थे बउआ। डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनके इस बात को अलग-अलग पेपर में पब्लिश करवाए। पेपर पब्लिश हुआ, दुनिया जानी। उसके बाद वो सेम जो है उन्होंने एक चर्च के ऊपर जो है बहुत बड़ा कंडक्टर रखा। उस कंडक्टर को बउआ मतलब चर्च के हाइट से ऊपर हाइट रखा और उस कंडक्टर को बउआ
वायर के द्वारा कनेक्ट किए और उस वायर का दूसरा टर्मिनल जो है वो जो है टर्मिनल आपका वो अर्थ में जो है टच करवा दिए। और जब चर्च में लगाया बउआ तो उसमें मतलब चर्च वाले भी काफी ज्यादा उसमें थे कि भाई देखते हैं कि वाकई लाइटनिंग टकराती है। वाकई लाइटनिंग टकराई थी उस कंडक्टर से और बउआ ऐसा देखा गया कि उस कंडक्टर के थ्रू जो है ऐसे अगर बउआ किसी पेड़ पे देखते हो लाइटनिंग टकराती है तो पूरा पेड़ सूख जाता है, किसी बिल्डिंग पे गिरता है तो बिल्डिंग वो जल जाती है, इस टाइप का है। आज भी होता है इस टाइप का। तो वही है इसका प्रोटेक्शन का कि भाई अगर हम लोग इसको तो स्पेशल टॉपिक के साथ आज हम लोग देखेंगे आगे में। तो हम लोग कोई भी बिल्डिंग अगर बनाते हैं तो लोग ट्राई करते हैं कि भाई वहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर दे करके उसको अर्थ के साथ में वायरिंग करवा दिया जाए, ताकि अगर चूंकि जो थंडरिंग है प्योर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उस मेटल कंडक्टर के थ्रू जो है अर्थ में चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि भाई जान माल जिसको कहते हैं उसके दोनों की कैजुअलिटी नहीं होती है बउआ, ठीक है, प्रोटेक्ट हो जाता है। जो भी है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है बउआ इन्होंने चार्ज के बारे में चर्चा किया और बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे जिन्होंने, चूंकि चार्ज को पहले जो है हम लोग रिजोनस एंड विट्रस के रूप में जानते थे, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे जिन्होंने रिजोनस को इन्होंने क्या कहा था, निगेटिव चार्ज कहा था, और इन्होंने विट्रस को VITREOUS विट्रस को इन्होंने पॉजिटिव चार्ज कहा था। विट्रस को क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज कहा था। रिजोनस को निगेटिव चार्ज एंड विट्रस को इन्होंने क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज कहा था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही, चूंकि ऐसा नहीं था कि चार्ज के बारे में लोग पहले नहीं जानते थे, पहले से रिजोनेंस विट्रस और एक्चुअल मैकेनिज्म के बारे में नहीं जानते थे हुआ। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिनको श्रेय दिया जाता है चार्ज के इन्वेंशन, चार्ज के बारे में हर कुछ, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। और आगे चल करके जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो एक छोटा सा टॉपिक 5 लाइन में पढ़ाएंगे, कन्वेंशनल करंट। तो जो भी आज भी कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के ही द्वारा दिया हुआ चीजें हैं, ठीक है। तो जो भी है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है देखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। हमने छोटा मोटा दे दिया, आप हल्का फुल्का कहीं से भी पढ़ सकते हो अगर इच्छा होगा इंटरेस्ट के तौर पे। नहीं तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो यहाँ से हम आपको प्रॉपर नोट भी लिखवाते जाएंगे और आपको साथ में समझाते भी जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ 5 प्रॉपर्टी हम पढ़ाएंगे जो कि आपके मोस्टली एग्जाम में जहां तक कुछ न कुछ डाला जाता है इसके बारे में आपको। फिर हम लोग कूलम फ्लो पे जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो सिंपल एक चीज हम बोल देते हैं कि जैसे 8:30 पे हम स्टार्ट किए, इसे हम जनरली 12th क्लास का जब भी हम लिए हैं तो 8:45 के बाद ही लिए हैं बाबू। तो देखते हैं, है ना, 8:45 से लेकर करके 9:45 10 o'clock तक में टाइम रखोगे फिलहाल, ये टाइम हम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। 1 घंटा का मिनिमम तो हम लेंगे हर हाल में। तो इसके बाद है 10, 10, 10, 10, 15 जो भी होगा वो हमारे हिसाब से चलेगा चीजें। तो ठीक है पारवी, इस टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है बउआ, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसे तो इस टाइम में शायद मेरे ख्याल से कोई क्लास मिस नहीं होना चाहिए, बट रेयरली जैसे होता है कि कभी कभी काम पड़ जाए, जैसे इस टाइम में हमको कभी काम नहीं पड़ा है तक में, अब वो आज तक का मतलब हो सकता है कि इन फ्यूचर काम पड़े कभी, बट तो जो भी है अगर मान लेते हैं कि कभी 10-5 मिनट का लेट होगा तो हम मैसेज कर देंगे इसी पे, ठीक है, यहीं पे। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक मैंने जो भी बोला, कोई डाउट है पूछ सकते हो प्लीज, है ना, अदरवाइज हम कट करेंगे कॉल को। क्या अनुष्का पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो आपको भी। नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ठीक है।